थ्योरेटिकल क्वेश्चन है ये। यहाँ पे रिगार्डिंग द मॉडल्स ऑफ एटम आपको 4 स्टेटमेंट दिए हैं, सही स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना है। स्टेटमेंट 1 सेज दैट कि ग्राउंड स्टेट में रदरफोर्ड मॉडल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आर इन स्टेबल इक्विलिब्रियम। ये कहानी गलत है। कारण ये है कि रदरफोर्ड में मॉडल में ऐसा बताया गया था कि सेंटर जो होता है एटम का उसे न्यूक्लियस कहते हैं और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूमता है। तो जो ये इलेक्ट्रॉन घूमता है इस पर इस पॉजिटिव चार्ज की थ्रू एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आता है और यहाँ पे फोर्स जो आ रहा है ड्यू टू दैट हम कहेंगे कि ये इक्विलिब्रियम पे नहीं है। इसके बाद बी ऑप्शन देख लीजिए। एन एटम हैज़ नियरली कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन इन रदरफोर्ड मॉडल बट हैज़ हाईली नॉन यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन इन थॉमसन मॉडल। ये कहानी लगभग अपोजिट हो गई है। जो थॉमसन मॉडल है वो तरबूज लाइक सिचुएशन होती है कि जैसे तरबूज में छोटे छोटे ये काले काले जो सीड्स होते हैं वो धसा दिए जाते हैं। दे आर बिहेविंग लाइक प्रोटॉन एंड जो इलेक्ट्रॉन होता है वो कहीं भी इधर उधर मूव कर सकता है। तो यहाँ पर जो ये मॉडल है सजेस्ट कर रहा है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है मास का वो तो पूरे में एक जैसा ही है। और जब रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किए तो पता चला कि एटम में जो ये पॉजिटिव चार्ज होता है या मोस्ट ऑफ दी मास होता है वो सेंटर पार्ट पे कन्फाइंड होता है, बाकी जो पार्ट होता है वो नियरली हॉलो होता है, उसमें मास नहीं होता है। तो रदरफोर्ड में जो मास का डिस्ट्रीब्यूशन है वो नॉन यूनिफॉर्म है, पूरे स्फीयर ऑफ द एटम में एक जैसा नहीं है। बट थॉमसन मॉडल में मास का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है। तो ये बात लगभग अपोजिट सी हो रही है, तो ए और बी गलत हो गया। अब डी वाले को एक बार रीड आउट करिए। पॉजिटिवली चार्ज पार्ट ऑफ द एटम passes most of the mass in Rutherford model but in not थॉमसन मॉडल। तो चाहे इस मॉडल की बात हो चाहे इस मॉडल की बात हो, ये दोनों में सिमिलरिटी हो गई कि जो मास है एटम का मोस्ट ऑफ द मास वो पॉजिटिव चार्ज में कन्फाइंड है। मतलब जो चार्ज दो प्रकार के होते हैं, एक पॉजिटिव होता है एक नेगेटिव होता है। तो एटम का जो मोस्ट ऑफ द मास है वो बिकॉज ऑफ पॉजिटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज की वजह से टोटल मास ऑफ द एटम का बहुत कम सेगमेंट होता है। ये बात यहाँ पे भी बोली गई और यहाँ पे भी, बस मास के डिस्ट्रीब्यूशन में कहानी बदल गई। मास का डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे हर जगह एक जैसा हो गया और यहाँ पे क्या हो गया कि वाइड स्पेस की प्रेजेंस होने लग गई। तो यहाँ पर डी ऑप्शन भी गलत है क्योंकि ये कह रहे हैं कि बट नॉट इन थॉमसन मॉडल। थॉमसन मॉडल में भी जो पॉजिटिव चार्ज है वो सारा का सारा मोस्टली मास कैरी कर रहा है, बता दिया गया था। सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। सी ऑप्शन में बोला ये जा रहा है कि ये कोलैप्स हो जाएगा। मतलब रदरफोर्ड ने जब बताया कि इलेक्ट्रॉन चारों तरफ घूम रहा है पॉजिटिव चार्ज के अराउंड, तो यहाँ पर ये बात तो रदरफोर्ड ने जस्टिफाई कर दी क्योंकि ये पार्ट ऑफ मैकेनिक्स है, ये अट्रैक्शन है और इस अट्रैक्शन की वजह से ये इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज की तरफ नहीं आता है क्योंकि इस पे इधर की तरफ एक सेंट्रीफ्यूगल भी लग जाएगा और ये फोर्स बैलेंस हो जाएगा। ये सारी कहानी रदरफोर्ड के मॉडल का ही पार्ट है। बट एक और कहानी जो किसी तीसरे साइंटिस्ट के पॉइंट से अगर देखें मैक्सवेल के हिसाब से, तो वो जस्टिफाइड नहीं है कि नो डाउट इसमें फोर्स बैलेंस है लेकिन ये मास का कोई पार्टिकल नहीं है। दिस इज नॉट अ मास पार्टिकल। अगर कोई मास ऐसे ऐसे घूम रहा हो, लाइक सन के चारों तरफ कोई प्लैनेट घूम रहा हो या कोई अर्थ के अराउंड सैटेलाइट घूम रहा हो, तो कोई आपत्ति नहीं है। यहाँ पे इधर की तरफ लगने वाला अट्रैक्शन इधर की तरफ लगने वाले सेंट्रीफ्यूगल को बैलेंस करेगा, नो प्रॉब्लम एट ऑल। बट हियर नॉट अ मैसिव पार्टिकल, हियर वी हैव अ चार्ज पार्टिकल। और मैक्सवेल ने कहा चार्ज पार्टिकल अगर है और उसमें अगर एक्सेलरेशन है तो फिर वो रेडिएशन रेडिएट करेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन जब ऐसे घूमता है सर्कल में, तो सर्कल में कोई भी चीज़ घूमती हो उसमें एक्सेलरेशन होता है, उस एक्सेलरेशन का नाम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है। और एक्सेलरेशन अगर आ गया तो फिर उसे रेडिएशन रेडिएट करना पड़ेगा
और रेडिएशन जैसे ही रेडिएट करेगा तो इसका जो एनर्जी होगा वो थोड़ा कम हो जाएगा और इसका जो ऑर्बिट है धीरे धीरे फिर छोटा होने लग जाएगा और आखिरी में जा कर के ये इसी एटम के न्यूक्लियस के अंदर चला जाएगा। इसी को बोलेंगे कोलैप्स हो जाएगा। तो ये रदरफोर्ड मॉडल का पार्ट हो गया, जहाँ ये लिखा है क्लासिकल एटम बेस्ड ऑन रदरफोर्ड मॉडल इज डोम टू कोलैप्स।